पाकिस्तान इंटेल रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी कशीदगी का, किसी भारत की तरफ से गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना इकदाम का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बट आपको पता ही होगा, न्यूज़ में चल रहा है सारा, भारतीय वज़ीर आज़म ने भी एक आला सतही इजलास के बाद अपनी फ़ौज को एक तरह से आशीर्वाद दे दिया है कि वो जो भी कार्रवाई करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इसके जवाब में गुज़श्ता रोज़ इसहाक डार और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, जिम्मेदार मुल्क है, लेकिन जवाब ज़रूर देगा और फिर वो जवाब कैसा होगा, उसका वक्त और उसकी नौयत हम तय करेंगे। ये सारी की सारी जो इस वक्त तनाव की सूरत हाल है तेज़ी से बढ़ती हुई, इसको देखते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी अब स्ट्रांगली इंगेज करना शुरू कर दिया है। कंसर्न्स तो पहले ही पाए जा रहे थे, लेकिन अब अमेरिका बराह रास्त दरमियान में उतरा है और आज सुबह न सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया, बल्कि मार्को रूबियो ने, जो कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने अपने भारतीय काउंटर पार्ट यानी जयशंकर, भारतीय वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन किया और दोनों से यही कहा है कि सिचुएशन डी एस्केलेट करें। अब इसके मुख्तलिफ अप्रोचेस ली जा रही हैं। पाकिस्तान में ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या डिटेल है वो भी सामने आई है, उसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। भारत इसके ऊपर क्या कह रहा है और आगे अमित शाह का भी एक स्टेटमेंट आई है मजीद एक रैली के दौरान, उसको भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट ये जो सारी की सारी सिचुएशन इस खित्ते में बन रही है और अब आलमी ताकतें इसके ऊपर शदीद तशवीश में मुब्तला हैं कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि दो ताकतें खित्ते में, दो ताकतें जिनके दरमियान में टेंशन इतनी हाई हो और बार बार होती चली जाए, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, ये किसी के भी हक में नहीं है। अब क्या ये जो दरमियान में सालिसी या दरमियान में जो राब्ते हो रहे हैं, ये नतीजा खेज़ हो सकेंगे, ये मामलात को सुलझा सकेंगे, ठंडा कर सकेंगे? इस सवाल से शुरू करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख़ास तौर पे भारत से कपिल काक साहब, बहुत शुक्रिया आपका शो में हमें वक्त देने के लिए। साथ ही साथ प्रोफेसर आदिल नजम साहब हमारे पैनल का हिस्सा हैं आज, और हमारा रेगुलर पैनल शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आदिल नजम साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये कितनी अहम है जो आज मार्को रूबियो को कॉल करना, पहले पाकिस्तान को, भारत को, और फिर दरमियान में इस अप्रोच से कि पाकिस्तान भारत का बड़ी अरसे से झगड़ा चल रहा है और किसी ना किसी तरह ये सुलझा ही लेंगे। अब बराह रास्त इन्वॉल्व होने का फैसला किया गया और कहा जा रहा है कि डीएस्केलेट करें आप। क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा सूरत हाल में? देखिए, अहम तो ज़रूर है। जब भी किसी चीज़ में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका जो है वो किसी भी तरह उसमें इन्वॉल्व हो जाए, चाहे एक साइड पे या जैसे यहाँ हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन कि दोनों के साथ एक ही सतह पे गुफ्तगू की जाए और मैसेज जो है वो डी एस्केलेशन का हो, तो वो अहम होता है। दो चार चीज़ें मेरी नज़र में अहम है। एक ये कि देर आया। अमूमन अगर आप हिस्टोरिकल पैटर्न देखें तो यू वुड हैव सीन इंटरेस्ट, जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट थोड़ा पहले आ जाता, चाहे वो यूनाइटेड नेशन से आता, चाहे वो अमेरिका से आता, चाहे वो दूसरे ममालिक से आता। बिल्कुल शुरू में तो एक तरह से खामोशी रही, कुछ ख्याल ये रहा कि जी शायद दुनिया जो है वो फटीग में है, उनके अपने मसाइल भी बहुत हैं, सिर्फ अमेरिका के नहीं बाकियों के भी, और यूनाइटेड नेशन वैसे ही बिखरी हुई है बेचारी, गज़ा में कुछ नहीं कर सकती तो यहाँ क्या करेगी। और ये कि एक इंटरनेशनल शिफ्ट हो रहा है जिससे दुनिया जो है वो इनवर्ट जा रही है, एक ये ख्याल है। सो इन अ वे एक तो ये हमें फिर भी याद रखना चाहिए, व्हाइल इट हैज़ हैपेंड इट इज़ सिग्निफिकेंट कि थोड़ा सा लेट हुआ है। जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अगर फरीकैन ये चाहते हैं कि थोड़ी सी डी एस्केलेशन हो, तो इस किस्म की इंटरवेंशन से उनको एक बहाना मिल जाता है, क्योंकि डी एस्केलेशन गेम में एक प्रॉब्लम ये होता है कि पहले ब्लिंक कौन करेगा। इज्जत की भी तो बात है ना, हम सारे जो हैं चौधरी हैं, तो मैं पहले पीछे हटूंगा या दूसरा हटेगा। जब बड़ी ताकत आती है तो उसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको एक कवर मिल जाता है दोनों फ्रीकैन को कि अच्छा यार अब आपने कह दिया है, जिस तरह बुजुर्गों के पास हम जाते हैं। सो इन दैट सेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई डू नॉट थिंक कि हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन का पहले मतलब होता था जब बाईपोलर वर्ल्ड था या यूनिपोलर वर्ल्ड था, कि एक बड़ी ताकत जो है वो अपना फ़र्ज समझती है कि मैं दुनिया को बैलेंस में रखूं, दैट अनफॉर्चुनेटली इज़ नो लॉन्गर देयर। और उसके लिए मेरे ख्याल में हमें तैयार रहना चाहिए कि थिंग्स विल नॉट ऑलवेज अनफोल्ड जैसे हमें पुरानी एक पैटर्न था। कपिल साहब, आप कहिएगा,
जिस तरह से आदिल साहब ने कहा कि इस तरह की जब ताकतें दरमियान में इन्वॉल्व होती हैं, कहीं ना कहीं अगर डी एस्केलेशन की ख्वाहिश है तो उसको कवर मिल सकता है। आपको इस वक्त भारतीय हुकूमत का मूड क्या नज़र आता है, वहाँ पर सेंस क्या नज़र आती है? क्या वहाँ पर डी एस्केलेशन के लिए कोई ख्वाहिश मौजूद है, या फिर आपको लगता है मामलात यहाँ से ज़रा गंभीर ही हैं? नहीं, मामले गंभीर ही हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। जो आदिल साहब ने अभी फरमाया, मैं उससे सहमत हूँ। सिर्फ ये बात कि डी एस्केलेशन तब होगी, पहले तो एस्केलेशन होगी। अगर आप इसका डेफिनेशन देखें, डी एस्केलेशन मीन्स यू हैव एस्केलेटेड, उसके बाद डी एस्केलेशन करना। तो मैं अपने दोस्तों के सामने कुछ मुद्दे पेश करना चाहता हूँ, तो पॉइंट्स पेश करना चाहता हूँ। पहले तो मैंने ऐसी आउटरीच, आप जानते हैं मैं एयर मार्शल रहा हूँ, एयरफोर्स में सिक्योरिटी के मामलों में थोड़ी जानकारी है। ऐसी आउटरीच, जो गुस्सा, जो नाराज़गी सारे हिंदुस्तान में, ये 26/11 के बाद देख रहा हूँ, ये 17 साल के बाद। और इस दौरान में जो राइट विंग फोर्सेस हैं वो थोड़े मजबूत हुए हैं। जो हमारा मीडिया है वो भी इन राइट विंग फोर्सेस को एक तरीके से सपोर्ट दे रहा है। तो सियासी लीडरान के सामने जब ये आउटरेज आती है, तो आपने खुद ही अली नजी जिक्र किया था कि हमारे वज़ीर आज़म ने क्या कहा था, उसके बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने क्या कहा था, अब आर्म्ड फोर्सेस के जो लीडरान को क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, आपकी पूरी छूट है जो करना चाहते हैं। और ये मूड इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस कंपोनेंट जो हमारा फोर्स है उसका इस्तेमाल होगा। तो ये एक बात है। दूसरी बात, जो मेरे सारे पैनलिस्ट, जो एमिनेंट पैनलिस्ट हैं, उनको कहना चाहता हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। मैं पिछले 25 साल से कश्मीर में पीस बिल्डिंग और इंडो पाकिस्तान के रिलेशंस को एक तरीके से दोहराने की या आगे बढ़ाने में 24/7 लगा जाता हूँ। मैंने पहली बार इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी, और उसके साथ ये जो हमारे सियासी थे टूरिस्ट से, उनकी हमदर्दी। आप जानते हैं कश्मीरी पोर्टर ने जान गंवाई क्योंकि एक टूरिस्ट को बचा रहा। तो इससे अगर उम्मीद की जा सकती है कि राइट विंग फोर्सेस जो भारत में हैं वो एक तरीके से थोड़े से नरम हो जाएंगे कि देखिए ये हुआ है, कितनी हमदर्दी कश्मीरियों ने दिखाई है, मगर वो हुआ नहीं। तो आपका एक सीधा सवाल मैं ये दे सकता हूँ, ये मौका है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या आलमी ताकतों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ट्रैक करेंगे चीन और तुर्की के, इन दो को छोड़ के सारा आलम इस वक्त और पिछले एक हफ्ते से और ज़्यादा से हिंदुस्तान के साथ, आप स्टेटमेंट्स पढ़िए सारे। मगर ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये एक लास्ट पॉइंट है मेरा, इसके बाद और गुफ्तगू होगी, वो ये है कि इस मौके पे, इस सूरत हाल में हमें देखना है कि भारत और पाकिस्तान की आवाम और सबसे ज़्यादा जो दोनों साइडों की लीडरशिप है, वो कैसे एक शाइस्तगी से और अक्लमंदी से और सेंसिटिविटी से अपने जो एक तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो जंग नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड जंग भी नहीं होनी चाहिए, लोकलाइज जंग भी नहीं होनी चाहती। जो कोई भी कंपोनेंट हमारी जंगी ताकतें हैं, हमारी तरफ से अगर इनिशिएटिव हुआ और पाकिस्तान की तरफ से अगर जवाब आया, दोनों को बिल्कुल जितना लिमिट कर सकते हैं उतना अच्छा है। क्योंकि जंग प्रिवेंशन के लिए हमारी दोनों मुल्कों की ममालिक की एक तरीके की हिकमत अमली है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पाकिस्तान को हमारे से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी में काफ़ी चैलेंजेस हैं।
हमारी तो थोड़ी सी आगे आगे चलती है, रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ती है। और जो खास बात जो है, जो जिसे हम कहते हैं एक तरह की दिफा कहिए या सिक्योरिटी कहिए, उसके लिए थोड़ा सा एस्केलेशन हो, कम से कम थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा।